हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ आपको बताया था कि लिविंग इंडिविजुअल जो होंगे दे हैविंग सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, एडेप्टेशंस, इनके बारे में वहाँ देखा था। तो वहाँ डिटेल से हम डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके थे। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द मेटाबॉलिज्म। वेल, व्हाट डू मीन बाय मेटाबॉलिज्म और इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को परफॉर्म क्यों करता है। ठीक है, तो समझना कि हर एक ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होगा, इट इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। वो डिफरेंट केमिकल्स का बना हुआ। हम ओरिजिनल जब देखते हैं, एवोल्यूशन जब देखते हैं, डेवलपमेंट जब देखते हैं लिविंग का, ठीक है, तो डेवलपमेंट के टाइम होता क्या है ना कि सबसे पहले एटम्स आए थे। ये एटम्स थे, एटम्स के अंदर रिएक्शंस हुआ तो ये मॉलिक्यूल्स बने। मॉलिक्यूल्स के अंदर फर्दर रिएक्शंस हुआ, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, बेसिकली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है इन्होंने फॉर्म किया था सबसे पहले सेल्स को, बेसिकली। तो जब सेल का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है, तो यहाँ सेल से ही लाइफ स्टार्ट हुआ था। सेल से ही हमने क्या बोला था, लिविंग्स, बेसिकली। ठीक है, तो एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो अल्टीमेटली सेल के पास हम अगर देखें तो है क्या, दे आर मॉलिक्यूल्स। इनमें है क्या, बेसिकली मॉलिक्यूल्स। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग वर्ल्ड का फॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग वर्ल्ड का फॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बेसिकली। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर चाहे तो अमाइनो एसिड्स हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, या फिर एंजाइम्स हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन बायोमॉलिक्यूल्स की बेसिस पे क्या है, इस लिविंग सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, बेसिकली। तो इस लिविंग की बॉडी के अंदर अगर देखें, ये लिविंग सेल जो है, इसकी बॉडी के अंदर भी जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट रिएक्शन चल रहा है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस चल रहा है, बेसिकली। तो यहाँ इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो रिएक्शंस है उनका टोटल सम को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। द टोटल सम ऑफ ऑल लिविंग बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है, इज कंसीडर्ड एज द मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ इस सेल के अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर दो टाइप का रिएक्शन चल रहा है। एक तो ऐसी रिएक्शंस होंगी जो ब्रेक डाउन वाली रिएक्शंस है, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक डाउन वाली जो रिएक्शंस होंगी उनको तो बोलेंगे हम कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शंस। दूसरी ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें मॉलिक्यूल का सिंथेसिस चल रहा है, तो मॉलिक्यूल सिंथेसाइजिंग जो रिएक्शंस होंगी उनको बोलते हैं हम एनाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस का जो टोटल सम है, दिस इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो टोटल सम चल रहा है रिएक्शंस का, ठीक है, दैट इज द मेटाबॉलिज्म, बेसिकली। तो इस सेल के अंदर क्या है, दो टाइप का रिएक्शन चल रहा है। वन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन, अनदर इज एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस है, जब ब्रेकडाउन रिएक्शंस है, जबकि एनाबॉलिक रिएक्शंस कैसी, सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस, बेसिकली। तो इनका टोटल सम जो है, द टोटल सम इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होंगे ना, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उनका साइज भी अलग हो सकता है, उनका फंक्शंस भी अलग हो सकता है, बेसिकली। ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्शन चल रहा है, वो दो टाइप का रिएक्शन चल रहा है, दैट इज द कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस, बेसिकली। तो यहाँ इस साइटोप्लाज्म के अंदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस का जो टोटल सम है, दिस इज कंसीडर्ड एज द मेटाबॉलिज्म, बेसिकली। तो ये सेल है, सेल, और हम इसको लिविंग भी बोल रहे हैं, लिविंग। तो इस सेल के अंदर दो जो रिएक्शंस चल रहा है, दैट इज कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस प्लस एनाबॉलिक रिएक्शन। इनका टोटल सम जो है ये साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, तो इनका टोटल सम जो है दैट इज द मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म।
तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस बेसिकली। ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइजिंग रिएक्शन चल रहा है और ब्रेक डाउन रिएक्शन चल रहा है बेसिकली। तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस का मैं एक एग्जांपल जैसे देता हूं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन उस रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक रिएक्शन। इस रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज। ठीक है, इन CO2, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, रिएक्शंस तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट हो जाता है 6 CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस ATP बेसिकली। अब ATP में वहां एनर्जी का जो फॉर्म है दैट इज ये 36 और 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो 36 और 38 ATP जो होगा वो 686 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, 686 किलो कैलोरी एनर्जी देता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ब्रेक डाउन वाली रिएक्शंस को तो हम बोलते हैं कौन सी, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। दूसरा ऐसा रिएक्शंस जिसमें कि मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है। तो सिंथेसिस वाले रिएक्शन का जो एग्जांपल हम देते हैं, तो जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस बेसिकली। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलके नहीं C6H12O6 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इन द सेंस सिंथेसिस कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स का बेसिकली। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कैसा है, सिंथेसाइजिंग रिएक्शन है, सिंथेसाइजिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इस सिंथेसाइजिंग रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, 6 CO2 प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल, लाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो CO2 को और वाटर को यूटिलाइज करके नहीं, या एक मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन हुआ, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द ग्लूकोज। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें मॉलिक्यूल सिंथेसिस हो रहा है उनको तो बोलते हैं हम एनाबॉलिक रिएक्शंस, और जिनमें मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ही कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन है, नहीं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हजारों रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, तो वो हजारों रिएक्शंस के अंदर कुछ सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस होंगी, कुछ ब्रेक डाउन वाली रिएक्शंस होंगी। तो जो भी सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस हैं दैट इज द एनाबॉलिक रिएक्शंस, और जो भी ब्रेक डाउन वाली रिएक्शंस होंगी जैसे मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, दे आर द कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो इन दोनों का टोटल सम अगर कर दिया जाए, दिस इज द मेटाबॉलिज्म बेसिकली। ठीक है, तो वैसे बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म इक्वल्स टू कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और इसको हम कैटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, और कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो इनका टोटल सम जो है दैट इज द मेटाबॉलिज्म बेसिकली। ठीक है, तो दीज रिएक्शंस आर एग्जिबिट बाय द ऑल लिविंग इंडिविजुअल्स। तो मेटाबॉलिज्म इज एग्जिबिट बाय ऑल लिविंग। आई थिंक मेटाबॉलिज्म का पहले तो मीनिंग ही समझ में आना चाहिए, तो मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, टोटल सम है रिएक्शंस का। ठीक है, तो इस रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म जो होगी ना, मेटाबॉलिज्म इसको सारे लिविंग शो करेंगे, चाहे तो यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टीसेलुलर हो। इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, चाहे बैक्टीरिया हो
चाहे फंगस हो, चाहे प्लांट्स हो, या फिर वो एनिमल्स हो, बेसिकली एनिमल्स, ऑल लिविंग विल शोज द मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस बेसिकली। नॉन लिविंग इंडिविजुअल विल नेवर बी शोज द मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस बेसिकली। तो वो चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल लिविंग इज मेड अप ऑफ द केमिकल्स स्मॉल, ऑल लिविंग थिंग्स एग्जिबिट द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नो नॉन लिविंग एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, बताया ना कि कोई भी नॉन लिविंग इंडिविजुअल जो है वो उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को शो नहीं करेगा। These reactions they can be demonstrated outside the body in cell-free system. इन रिएक्शंस को हम सेल से बाहर भी परफॉर्म करवा सकते हैं, डेमोस्ट्रेट करवा सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो वहां ध्यान रख कि वो जो रिएक्शंस होंगी वो लिविंग होंगी, लेकिन टेस्ट ट्यूब जो होगा वो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो वही यहाँ पे द नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, they can be demonstrated outside the body in cell-free system. इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भी रन करवा सकता हूँ, ठीक है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस। When these reactions performed in test tube, they are neither living nor non-living, ठीक है। जब ये इनको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करेंगे तो वो ना तो इनको लिविंग बोल सकते हैं वहाँ पे, और ना ही इनको हम नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं बेसिकली। Hence, no, no. When these reactions performed in test tube, then they are neither living or neither nor non-living basically. Hence, हम क्या मेटाबॉलिज्म को एक डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, विदाउट एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है बेसिकली। जबकि ग्रोथ का हमें एक्सेप्शन मिल रहा था, ठीक है, वहां पे सैंड मॉन्ड भी ग्रोथ परफॉर्म कर रहा था, ऐसे रिप्रोडक्शन का भी हमें एक्सेप्शन मिल रहा था कि इनफर्टाइल कपल जो थे वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है वो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है बेसिकली। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली द रिएक्शंस आर द लिविंग। आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स बताया ना कि अगर मैं उसको सेल एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहा हूँ तो जो टेस्ट ट्यूब है वो नॉन लिविंग है, लेकिन उसके अंदर जो रिएक्शन चल रहा है वो लिविंग है, ठीक है। तो लिविंग रिएक्शंस है ये, तो बॉडी के सिस्टम के अंदर अगर प्लेस कर दिया जाए तो दे फॉर्म द लिविंग इंडिविजुअल बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आउटसाइड अगर मैं इनको परफॉर्म कर रहा हूँ तो आउटसाइड द बॉडी दीज रिएक्शंस आर द लिविंग, ठीक है। And the isolated metabolic reactions in vitro are not living things, but surely the reactions are living. वहाँ पे टेस्ट ट्यूब जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन जो रिएक्शंस उसके अंदर चल रहा, दे आर द लिविंग बेसिकली, ठीक है। तो दिस वाज द मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज cellular organization. Next characteristics is cellular organization. Cellular organization. ठीक है, ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हमने क्यों बोला है कि किसी भी लिविंग का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इट मे बी एटलीस्ट सेल। अगर उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल नहीं है, ठीक है, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द लिविंग इंडिविजुअल। एवरी लिविंग हैविंग एट लीस्ट
at the every living having body organization at least cell कम से कम क्या होना चाहिए, वो सेल होना चाहिए। ठीक है, अगर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेल नहीं है, ठीक है, तो दे आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। विदाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट सेल ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट सेल ऑर्गेनाइजेशन थिंग्स आर नॉन लिविंग, उनको हम कंसीडर करते हैं क्या, नॉन लिविंग बेसिकली। ठीक है, इसी सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन also the defining characteristics, characteristics of living ठीक है। तो एटलीस्ट बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए वहां पे, सेल, तभी हम उस इंडिविजुअल को क्या है, लिविंग कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम उसको नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। जैसे वायरस का केस देखें तो वायरस जो है उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेल नहीं है, इट्स अ पार्टिकल। ठीक है, तो वहां उस वायरस को हम लिविंग नहीं बोलते थे, क्यों, क्योंकि वायरस को हम बोलते थे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेल होता, ठीक है, देन द वायरस शुड बी कंसीडर्ड एज द लिविंग इंडिविजुअल। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, वायरस को हम वहां पे नॉन लिविंग बोल देते थे। तो इनका अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, तो सबसे पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज मिलके यानी ऑर्गन्स बनाएंगे, तो ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, और ऑर्गन्स मिलके यानी सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, तो सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लिविंग के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस टाइप का बॉडी हो सकता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, या फिर सेल एग्रीगेट होकर नहीं वो टिश्यू बना दिए तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। बेसिकली टिश्यूज मिलकर नहीं ऑर्गन्स बना देते हैं तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल भी हो सकता है। तो ऑर्गन्स मिलकर नहीं सिस्टम बना देते हैं तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन वो सिस्टम लेवल भी हो सकता है बेसिकली। ठीक है, तो ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग्स के केस में जो हमें मिलते हैं, चाहे तो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एटलीस्ट वो सेल होना चाहिए तभी हम उसको लिविंग कंसीडर करेंगे। तो यहां से आगे का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल से बना हुआ है, दैट्स व्हाई दे ऑल आर द लिविंग इंडिविजुअल्स बेसिकली। लेकिन इससे पहले जैसे हम वायरस का केस लिखते हैं, वायरस, तो वायरस तो क्या है, पार्टिकल है, पार्टिकल। ठीक है, अब ये पार्टिकल है जो कि आरएनए प्लस डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन। ठीक है, या आरएनए और डीएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो ये इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल नहीं है, नॉट सेल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या है, इस वायरस को यहाँ पे लिविंग कंसीडर नहीं करते। सो वायरस can't consider as living, इस वजह से उसको हम लिविंग कंसीडर नहीं करते। ठीक है,
लेकिन उसको कनेक्टिंग लिंक जरूर शो करते थे कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ना तो वो कंप्लीटली लिविंग है और ना वो कंप्लीटली नॉन लिविंग। तो उसके बहुत सारे मैंने रीजंस बताए थे कि क्यों वायरस को हम यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक बोलते थे और क्यों इसको हम ना तो कंप्लीट लिविंग बोल पाते और ना कंप्लीटली इसको नॉन लिविंग बोल पाते बेसिकली। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक इसको बोला जाता है। तो वायरस को हम क्या है, एक डेफिनेशन अगर लिखें, इट इज कनेक्टिंग लिंक between living and non-living लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो दिस वाज द सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बेसिकली, यस। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस इसका मीनिंग क्या होता है कि हर एक लिविंग इंडिविजुअल जो होगा उसके पास एक्सटर्नल स्टिमुलस, एनवायरमेंटल स्टिमुलस जो होंगे, ठीक है, या फिर इंटरनल स्टिमुलस जो होंगे, ठीक है, उनको सेंस करने का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, उनको सोचने का प्रॉपर्टी होता है, उनको सेंस करने का प्रॉपर्टी होता है। तो ये और सेंस करने के बाद उसको रेस्पॉन्ड करने का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्टिमुलस को या एनवायरमेंटल फैक्टर को सेंस करना और उसको सेंस के अकॉर्डिंग उसको रेस्पॉन्ड करना, द फिनोमेना इज नोन एज द कॉन्शियसनेस। उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्शियसनेस बेसिकली। ठीक है, तो लिविंग जो होंगे ना, दे शोज द कॉन्शियसनेस, उनके पास क्या होगा, कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी होता है बेसिकली। ठीक है, अब वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस या एक्सटर्नल स्टिमुलस या फैक्टर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है। इट मे बी लाइट, इट मे बी टेम्परेचर, इट मे बी प्रेशर, इट मे बी केमिकल, इट मे बी फिजिकल बेसिकली। तो कोई भी फैक्टर्स जो है या कोई भी स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस को हम चेंज भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी चेंज जो है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और रिकॉग्नाइज करके उसको रेस्पॉन्ड कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को ही हम बोल रहे हैं क्या, कॉन्शियसनेस। जैसे अमीबा के केस में लेते हैं, ये एक अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा जो है इसको अगर मैं किसी टाइप का स्टिमुलस देता हूं, ये तो लिविंग है अमीबा, तो लिविंग अमीबा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको अगर मैं स्टिमुलस देता हूं, स्टिमुलस, ठीक है, अब ये स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, ठीक है, ये लाइट भी हो सकता है, एक्सेट्रा, ये कोई भी फैक्टर हो सकता है। इसको अगर मैं स्टिमुलस देता हूं तो ये पहले तो उसको सेंस करेगा। फर्स्ट क्या तो काम क्या है, इसको सेंस करना, सेंस, और सेंस करने के बाद उसको रेस्पॉन्ड करना, तो इस स्टिमुलस को सेंस करना और इसको रेस्पॉन्ड करने का जो प्रॉपर्टी है दैट इज द कॉन्शियसनेस। उसी को हम बोलते हैं क्या, कॉन्शियसनेस। ठीक है, सिंपल सा ऐसा भी हम देख सकते हैं, जैसे अभी रूम का टेम्परेचर कुछ है, अगर इस रूम टेम्परेचर को मैं अगर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मालूम पड़ा कि उसको ज़्यादा कर देता हूँ, 50 कर दिया, तो उस रूम टेम्परेचर को मेरा बॉडी जो है इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, उस सेंस को इंस्टेंटली उस स्टिमुलस को इंस्टेंटली उसने रिकॉग्नाइज कर लिया बेसिकली, और रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या होगा, उसको रेस्पॉन्ड भी कर रहा बॉडी। अब रेस्पॉन्डिंग के केस में हाई टेम्परेचर अगर हुआ तो बॉडी स्वेटिंग परफॉर्म करने लग जाएगा बेसिकली। ठीक है, या फिर मैंने कम टेम्परेचर अगर कर दिया, मालूम पड़ा कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो क्या होगा कि मेरा बॉडी जो होगा उस टेम्परेचर को फिर रिकॉग्नाइज करेगा, सेंस करेगा, तो सेंस करने का बाद उसको फिर रेस्पॉन्ड करेगा, और उस रेस्पॉन्डिंग में क्या होगा, बॉडी शिवरिंग परफॉर्म करने लग जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्टिमुलस जो होगा उसको पहले तो सेंस करना इंडिविजुअल्स के थ्रू, और उसको बाद में उसको रेस्पॉन्ड करना, द प्रॉपर्टी इज नोन एज द कॉन्शियसनेस। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, कॉन्शियसनेस बेसिकली। ठीक है, तो प्लांट्स जो होंगे या एनिमल्स जो होंगे दे परफॉर्म द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है इट इज आल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बेसिकली।
इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं अगर वन बाय वन देखता हूँ कि क्या क्या को डिफाइन करता हूँ, तो दे यार, तो कॉन्शियसनेस के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग इंडिविजुअल्स। ऑल द लिविंग्स ऑर्गेनिज्म कैन सेंस देयर सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्ड टू दीज एनवायरनमेंट और स्टिमुलस। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलस भी हो सकता था। एग्जाम्पल में जैसे फोटो पीरियड है, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स को, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स हो। ठीक है, बताया ना कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है, स्टिमुलस जो है, उनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल सेंस करता है और उसको रेस्पॉन्ड करता है। बेसिकली रिजल्टेंट दे परफॉर्म द सीजनल ब्रीडिंग फील्ड। ऑल ऑर्गेनिज्म आर द कॉन्शियस और अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे, ठीक है, वो अपने एनवायरमेंट को और अपने सराउंडिंग को क्या है, सेंस कर सकते हैं और उसको रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। बेसिकली ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म who is aware himself, that has the self consciousness। एक कि ना एक ह्यूमन इंडिविजुअल जो है उसके पास एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। बेसिकली सच सेल्फ कॉन्शियसनेस इन फाउंड इन सच सेल्फ कॉन्शियसनेस इज लैकिंग इन केस ऑफ द पेशेंट लिविंग इन कोमा कंडीशंस। बेसिकली तो ध्यान रखना, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है जो ह्यूमन के पास होता है, अब ह्यूमन के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, तो इसको अगर हम डिफाइनिंग बोले तो कोमा में पेशेंट जो लेंगे, ठीक है, जिसका ब्रेन डेड है, ठीक है, तो उस कंडीशन क्या हम उस इंडिविजुअल्स को नॉन लिविंग बोल देंगे? फिर नहीं। तो यहाँ सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बेसिकली। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये दिस वाज द कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं या नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का, दैट इज द होमियोस्टेसिस। तो होमियोस्टेसिस जो था, होमियोस्टेसिस का मीनिंग क्या है? दैट इज मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का उसको मेंटेन करना। ठीक है, दैट इज होमियोस्टेसिस बेसिकली। होमियो, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज होमियोस्टेसिस। स्टेसिस बेसिकली, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मीनिंग क्या है? दैट इज द मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट और स्टेडी एनवायरनमेंट बेसिकली। कोई भी सेल का अगर बात करें हम, ठीक है, तो ये सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखने का कोशिश करता है, उसको मेंटेन करने का कोशिश करता है और मेंटेन। ठीक है, तो ना तो उस एनवायरनमेंट को इंक्रीज होने देगा ना उसको डिक्रीज होने देगा। सपोज, ठीक है, मैं कुछ फैक्टर्स का बात करूँ, यहाँ पे आयंस का बात हो गया, आयंस, चाहे इसका टेम्परेचर का बात हो गया, ठीक है, चाहे इसका पीएच का बात हो गया बेसिकली। ठीक है, तो ये जो सेल होगी उसको मेंटेन ही रखने का कोशिश करेगा, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन ही रखने का कोशिश करेगा बेसिकली। अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो उसको डिक्रीज करेगा, रिजल्टेंट फिर मेंटेन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इंटरनल साइड का, तो उसको फिर लॉस करके उसको डिक्रीज करने का काम करेगा। या पीएच अगर साइटोप्लाज्म का ज्यादा हो जाता है सेल के का, तो उसको कम करने का काम करेगा बेसिकली। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या मेंटेन करने का काम करता है। तो मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट इज नोन एज द होमियोस्टेसिस। हमारी बॉडी के केस में भी हम सिंपल ले लेते हैं, इन ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी का अगर बात देखें, इस ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन, इस ह्यूमन के चाहे तो आप कैल्शियम लेवल का बात करो या फिर आप हार्मोन्स के लेवल का बात करो, हार्मोन्स, या आप एंजाइम्स के लेवल का बात करो, एंजाइम्स, या ब्लड की पीएच का बात करो, पीएच ऑफ ब्लड, या बॉडी का टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करो, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सारे जो लेवल्स हैं वो बॉडी के अंदर मेंटेन है। ऐसा नहीं होगा कि कैल्शियम का आयन का लेवल बढ़ जाए ब्लड के पास। अगर ब्लड के पास कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ गया तो उसको डिक्रीज किया जाएगा बेसिकली। ठीक है, इन द सेंस इसकी बॉडी के अंदर जो लेवल होगा कैल्शियम आयन को बैलेंस होकर चलेगा। अगर
इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है, तो दिस विल लीड टू द डिजीज कंडीशन। वो हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप से डिजीज कंडीशंस कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली। ऐसे ही हार्मोन्स का बात करें, हार्मोन्स का लेवल भी बैलेंस है, चाहे इंसुलिन का बात करो, चाहे ग्लूकागॉन का बात करो, चाहे थायराइड के हार्मोन का बात करो, ठीक है, तो उनके लेवल जो है वो बैलेंस है। अगर इंक्रीज होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा और डिक्रीज हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा बेसिकली। तो इंक्रीज अगर हुआ तो उसको डिक्रीज किया जाता है और डिक्रीज अगर हुआ तो उसको इंक्रीज किया जाता है, अल्टीमेटली उसको बैलेंस रखा जाता है, ठीक है। और दिस बैलेंसिंग और दिस मेंटेनेंस और दिस स्टेडी स्टेट इज कंसीडर्ड एज द होम्योस्टैसिस बेसिकली, ठीक है। तो होम्योस्टैसिस का अगर मैं डेफिनेशन दे देता हूँ आपको, होम्योस्टैसिस होता क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट और स्टेडी भी बोलते हैं इसको, कांस्टेंट और स्टेडी इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। अब वो इंटरनल एनवायरनमेंट किसी चीज को भी लेके हो सकता है, वो चाहे पीएच को लेके है, चाहे वो गैसेस को लेके है, या फिर हार्मोन्स को लेके है, या आयंस को लेके है, ठीक है। दिस कांस्टेंट एनवायरनमेंट, दिस कांस्टेंट कंडीशन may be for, चाहे तो वो टेम्परेचर के लिए हो या फिर वो पीएच के लिए हो, ब्लड का पीएच मेंटेन होके चलेगा, ऐसे ही बॉडी फ्लूइड के जो पीएच है वो भी मेंटेन होके चलेगा, ना तो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा बेसिकली, चाहे वो आयंस हो, आयंस, ठीक है। अब आयंस में चाहे कैल्शियम आयन है, चाहे मैग्नीशियम आयन है, चाहे Fe है, ठीक है, तो वो भी बैलेंस होके चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी आयंस का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर, और ऐसा भी नहीं होगा कि किसी आयंस का लेवल बहुत कम हो जाए बॉडी के अंदर बेसिकली, ठीक है। और अगर इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, ठीक है, दिस विल लीड टू द डिफरेंट कंडीशंस, डिजीज कंडीशन इन बॉडी बेसिकली, ठीक है। चाहे हार्मोन्स का लेवल हुआ, हार्मोन्स, तो इन सारे रेस्पेक्ट में क्या होगा ना कि वो बैलेंस होकर चलता है। अब चाहे वो सैलिनिटी का भी केस हो जाता है, सैलिनिटी वो भी हो सकता है इसी। तो इन सारे रेस्पेक्ट में जो है ना बॉडी जो है उसको बैलेंस करके चलती है, उसको मेंटेन करके चलती है, और दिस मेंटेनिंग इज नोन एज द होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे, टेम्परेचर के होम्योस्टैसिस के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक को तो बोलते हैं हम एक्टोथर्म और इसको पाइक्लोथर्म्स भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं होम्योथर्म्स और इसको एंडोथर्म्स भी बोलते हैं बेसिकली। लेकिन टेम्परेचर के बेसिस पे हम उसको ऐसा कंसीडर करते हैं, on the basis of temperature। दो टाइप के इंडिविजुअल्स होंगे टेम्परेचर के बेसिस पे, एक को तो हम बोल रहे हैं क्या, ऑर्गेनिज्म on the basis of टेम्परेचर, ध्यान रखना टेम्परेचर फैक्टर मैंने यहाँ किया है। तो एक तो होंगे वो पाइकिलोथर्म्स, और इनको हम एक्टोथर्म भी बोलते हैं, एक्टोथर्म, और दूसरे होंगे होम्योथर्म और एंडोथर्म भी बोलते हैं इसको बेसिकली, एंडोथर्म, ठीक है। तो पाइकिलोथर्म्स और एक्टोथर्म जो होंगे दे कांट मेंटेन देयर इंटरनल कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दे चेंज इट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। वो अगर बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर कम हुआ है तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी कम कर लेगा बेसिकली, ठीक है। और अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी वो लोग बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम, कौन से, पाइकिलोथर्म्स, ठीक है। दे कांट मेंटेन देयर इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी,
ठीक है, दे चेंज इट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. कांट मेंटेन इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर बॉडी, कांस्टेंट टेम्परेचर of body. They change it according to the environment. They change it according to environment. According to environment. पता है ना कि अगर बाहर का टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी डाउन कर लेंगे. आउटर टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर हाई हुआ तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर लेंगे बेसिकली. ठीक है, तो कांट मेंटेन देयर इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडी. दे कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. सच ऑर्गेनिज्म आर आल्सो नोन एज द एक्टोथर्म्स. उनको बोलते हैं हम एक्टोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. सच एनिमल्स are also called cold-blooded animals. जैसे रेप्टाइल के साइड हम देखते हैं, एग्जांपल रेप्टाइल्स. अब रेप्टाइल्स के अंदर चाहे एलिगेटर को देखो आप, ठीक है, चाहे स्नेक्स को देखो आप, ठीक है, तो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, तो उसको जस्ट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं. जबकि होम्योथर्म्स जो होंगे और एंडोथर्म्स जो होंगे, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. कैन मेंटेन their constant body temperature, constant body temperature उसको कांस्टेंट मेंटेन करके रखेंगे बेसिकली. ठीक है, बाय डिफरेंट मैकेनिज्म. ठीक है, अगर आउटर टेम्परेचर कम हुआ, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर डाउन हुआ या कोल्ड हुआ, ठीक है, तो इंडिविजुअल जो होंगे अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है उनको. ठीक है, तो वो क्या है, परफॉर्म करने लग जाते हैं शिवरिंग. तो शिवरिंग के बेसिस पे, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे क्या हुआ, हीट जनरेट होता है और उस हीट के बेसिस पे उसका बॉडी का टेम्परेचर फिर से मेंटेन हो जाता है. दूसरा थिंग्स, चाहे वो सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए, बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो अब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर को उसको मेंटेन करना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा कि हीट जनरेट जो हुआ बॉडी के अंदर, उस हीट को क्या है, लॉस कर देता बॉडी विद द हेल्प ऑफ द स्वेटिंग. ठीक है, तो स्वेटिंग के बेसिस पे भी उसने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया है, कांस्टेंट किया है, और शिवरिंग के बेसिस पे भी उसने अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट किया बेसिकली. ठीक है, तो स्वेटिंग और शिवरिंग के बेसिस पे वो इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट करके चल रहे हैं. ऐसे एनिमल्स को हम और बोलते हैं होम्योथर्म्स, एंडोथर्म्स और एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स बेसिकली. ठीक है, तो बाय डिफरेंट मैकेनिज्म लाइक and sweating or shooting basically. Such animals are also known as warm-blooded animals. जैसे एग्जांपल में मैमल्स का केस देखते हैं. मैमल्स, ठीक है, दे आर द होम्योथर्म्स और एंडोथर्म्स. इन द सेंस इंटरनल टेम्परेचर को क्या है, मेंटेन करके रखेंगे बेसिकली. ठीक है, तो दिस वाज द
होमियोस्टेसिस। तो समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया कि होमियोस्टेसिस का मीनिंग क्या होता है। टेम्परेचर के बेसिस पे इंडिविजुअल्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। होमियोस्टेसिस के मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिजाइन किया है बॉडी ने। ठीक है, तो वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या क्या है जिसके बेसिस पे हमारा बॉडी उस टेम्परेचर को या टेम्परेचर के होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है। वो क्या क्या है, जैसे फर्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं, कोल्ड कंडीशंस में हमारा जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होगी, ठीक है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ब्लड जो होगा ना, लो टेम्परेचर का बात है, बाहर का जब टेम्परेचर, सराउंडिंग का जब टेम्परेचर कम हो तो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जो होंगी दे गेट कॉन्ट्रिक्ट। तो कॉन्ट्रिक्ट होने के बाद दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ दे प्रिवेंट द हीट लॉस। तो हीट के लॉस को नहीं होने देगा बेसिकली, क्योंकि कोल्ड में तो हमें हीट को मेंटेन करना है या प्रिवेंट करना है। ठीक है, एंड द ब्लड इज डाइवर्टेड टू द डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी। और ब्लड जो होगा हमारे डीपर पार्ट्स के अंदर, ये बॉडी एनिमल की बॉडी के डीपर पार्ट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा बेसिकली। दूसरा है, अगर टेम्परेचर बाहर का ज्यादा हो, हायर टेम्परेचर हो, तो सुपरफिशियली ब्लड वेसल्स जो होंगे वो डायलेट हो जाएंगे, और सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स के डायलेट होने के बेसिस पे क्या होगा, हीट लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, तो जैसी बॉडी से हीट लॉस होगा तो बॉडी का टेम्परेचर फिर मेंटेन हो जाएगा वैसे। एक दूसरा स्ट्रेटजी हमारी बॉडी के पास, ठीक है, कुछ मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, एज ए रिसेप्टर्स बेसिकली। तो वो रिसेप्टर जो होंगे दे आर द क्रायूज एंड बल्ब, जो कि परसीव करेगा कोल्डनेस को। दूसरा है एंड बल्ब ऑफ रेफिनी, जो परसीव करता है हॉटनेस को। तो ये क्या है, रिसेप्टर्स हैं जो कि कोल्डनेस और हॉटनेस को रिसीव करते हैं। तो रिसीव करने के बाद ये उस इंफॉर्मेशन को दे डिलीवर द हाइपोथैलेमस बेसिकली, जो बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है उसके पास उसको डिलीवर कर देते हैं। रिजल्टेंट हाइपोथैलेमस विल मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय द स्वेटिंग। स्वेटिंग के बेसिस पे भी बॉडी टेम्परेचर का क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारा बॉडी क्या होगा, स्वेटिंग शो कर देगा। ठीक है, तो स्वेटिंग के बेसिस पे भी हीट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बेसिकली। दूसरा थिंग, एंड ब्लड वेसोडाइलेशन, इन द सेंस ब्लड वेसल्स जो होंगी ना उसको डायलेट कर देगा ऑफ सुपरफिशियली ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इसके बेसिस पे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। दूसरा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय सेवरिंग। बताया ना कि मसल्स जो होंगी हमारी, मसल अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर अगर कम है, ठीक है, तो मसल्स क्या होगी, वो कॉन्ट्रेक्शन परफॉर्म करने लगती है, जिसके बेसिस पे क्या होगा, बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो बॉडी का टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा बेसिकली। इसके अलावा जो ब्लड वेसल जो होंगे थे कॉन्टेक्ट करेंगे, तो कॉन्टेक्ट करने के बेसिस पे भी क्या होगा, हीट का डेवलपमेंट होगा या हीट का जनरेशन होगा बेसिकली। तो हो क्या रहा है हमारी बॉडी में या एनिमल की बॉडी के अंदर, टेम्परेचर के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। अगर बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर को फिर मेंटेन किया जा रहा है, और बाहर का टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो बॉडी के टेम्परेचर को अगेंस्ट मैकेनिज्म के थ्रू फिर मेंटेन किया जा रहा है। इसी वजह से हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, ठीक है, वो टेम्परेचर कंट्रोल जो सिस्टम है ना, वो नेगेटिव फीडबैक लूप शो करता है बेसिकली। ठीक है, तो ड्यू टू द अबव रीजंस द टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इज कॉल्ड एज द नेगेटिव फीडबैक लूप बेसिकली। ठीक है, दिस ऑल वाज द स्ट्रेटजीज टू मेंटेन द टेम्परेचर होमियोस्टेसिस ऑफ बॉडी। नेक्स्ट दो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का, दैट इज द अडेप्टेशंस। बात आता है कि अडेप्टेशंस होती क्या है, कितने टाइप की होती है, ठीक है, और उनके प्रॉफिट्स क्या है। तो अडेप्टेशंस का पहले तो हमें मीनिंग समझ में आना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस, बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस, अब वो चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं, वो चेंजेस फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, वो चेंजेस बिहेवियरल भी हो सकते हैं बेसिकली। ऐसे चेंजेस जो बॉडी को बेटर बनाते हैं टू सर्वाइव अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन और अंडर द हार्श कंडीशन बेसिकली। तो एडेप्टेशंस का अगर डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या आएगा, दे आर द बॉडी चेंजेस, इट मे बी physiological, it may be structural, it may be behavioral,
ठीक है। तो बॉडी चेंजेस विच मेक द इंडिविजुअल बेटर फॉर द सर्वाइवल भी इन एनवायरमेंटल या इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस बेसिकली। ठीक है। तो ये जो बॉडी की जो चेंजेस हैं, ये बॉडी के चेंजेस एनवायरमेंट के अगेंस्ट है, जो एनवायरमेंट ने उस खास एनवायरमेंट ने उस इंडिविजुअल्स को वो चेंजेस करने के लिए मजबूर किया था बेसिकली। तो यहाँ अडेप्टेशंस है क्या, दे आर चेंजेस, बॉडी चेंजेस। ठीक है। बॉडी चेंजेस चाहे तो स्ट्रक्चरल हो, एनाटॉमिकल हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, या फिर वो बिहेवियरल हो और बिहेवियरल। ठीक है। तो कोई भी बॉडी चेंजेस which make the individual better for survivability, in unfavorable condition और environment। ठीक है। तो ऐसे बॉडी चेंजेस को हम बोलते हैं कि अडेप्टेशंस। ठीक है। तो अब वो बॉडी चेंजेस चाहे स्ट्रक्चरल हो, चाहे एनाटॉमिकल हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, या फिर बिहेवियरल हो। जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि डेजर्ट की जो प्लांट्स हैं, अब डेजर्ट में वाटर जो है वो कम है। ठीक है। तो लीफ जो होती है उन प्लांट्स का, उन लीव्स के थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है। तो अगर डेजर्ट के प्लांट्स का लीफ बड़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो होगा ट्रांसपायर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस होगा वेपर की फॉर्म में लीफ से बेसिकली। तो वो प्लांट उस जगह पे उस डेजर्ट वाली कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बेसिकली। ठीक है। तो वहाँ प्लांट क्या है, अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस परफॉर्म करता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सेंस वो लीफ के साइज को रिड्यूस कर लेगा। तो लीफ के साइज को उसने रिड्यूस करके वो स्पाइन्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब वहाँ पे जो लॉस हो रहा था वाटर का वो कम हो जाएगा। अब वाटर का लॉस अगर कम हो गया, ठीक है, तो वो प्लांट इजीली उस जगह पे सर्वाइव करवाएगा बेसिकली। दूसरा थिंग कि लीफ जो होगी उस लीफ के ऊपर वो थिक क्यूटिकल का डेवलपमेंट कर देगा। अब क्यूटिकल क्या होता है, वो एक वैक्सी लेयर है उस लीफ के ऊपर। ठीक है। तो क्यूटिकल की वजह से भी उस वाटर का जो लॉस है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तब भी वो डेजर्ट के प्लांट आराम से उस ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव कर पाएगा। दूसरा थिंग कि लीफ जो होता है उस लीफ के पास स्टोमेटाज होते हैं। अब स्टोमेटाज क्या होते हैं, दे आर द माइन्यूट पोर लीफ के ऊपर। ठीक है। तो वो माइन्यूट पोर जो होंगे ना, वहां से वाटर का लॉस होता है, वहां से ट्रांसपायरेशन होता है, जिसको हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो डेजर्ट के प्लांट जो होंगे या फिर ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस के जब प्लांट्स होंगे, ठीक है, वो उन स्टोमेटास को डीपली अरेंज कर लेते हैं। अब डीपली अगर स्टोमेटास अरेंज होंगे तो अभी वाटर का लॉस जो होगा वो कम हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस इस टाइप से डेवलप करते हैं। दूसरे एनाटॉमिकल चेंजेस इन द सेंस बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर, बॉडी के इंटरनल टिश्यूज के अंदर वो चेंजेस कर लें और अपने आप को बेटर बना ले सर्वाइवलिटी के लिए हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर। ठीक है। तो उनको बोलते हैं क्या, एनाटॉमिकल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस का बात करें, अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस कर ले। जैसे डेजर्ट के जो एनिमल्स हैं, डेजर्ट के जो एनिमल्स है बेसिकल, तो वहाँ पे डे टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो डे टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ जो एनिमल्स होंगे वो डे टाइम में तो अपने बरों के अंदर रहेंगे। ठीक है। डे टाइम में तो अपने घरों के अंदर रहेंगे बेसिकली, लेकिन जब भी टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, वो अपने फीडिंग के लिए अपने बरों से बाहर आ जाते हैं। ठीक है। तो वो उसमें क्या किया, उन्होंने अपने बिहेवियर के अंदर चेंज किया। दूसरा थिंग कि ऐसे एनिमल जो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो अपनी बॉडी के पास
उस वाटर को स्टोर करने के लिए साइट डेवलप कर लेते हैं बेसिकली, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक बिना पानी पिए रह सकें। ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर जैसे बॉडी के अंदर किसी हार्मोन्स का लेवल को इंक्रीज कर लें, जिससे कि वाटर का लॉस जो होगा वो कम होता चला जाए बेसिकली। ठीक है, वो कम से कम वाटर को रिलीज करें बॉडी से बाहर। तो ये जो चेंजेस हैं, चाहे स्ट्रक्चरल चेंजेस है, चाहे एनाटॉमिकल चेंजेस है, चाहे बिहेवियरल चेंजेस है, चाहे फिर वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, ये चेंजेस बॉडी को क्या है, बेटर बना रहे हैं टू सर्वाइव अंडर द हार्श और अनफेवरेबल कंडीशन और एनवायरमेंटल कंडीशंस बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं क्या यहाँ पे, अडेप्टेशंस। ठीक, अब ये अडेप्टेशंस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और वो परमानेंट भी हो सकता है। ये टेम्पोरली हो सकता है, वो परमानेंट भी हो सकता है बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस। फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है और वो परमानेंट भी हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस में, एक तो हो गया शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन, शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन बेसिकली। अब शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस के अंदर एग्जांपल जैसे डार्कनिंग ऑफ स्किन, दूसरा रोजी चिक्स ऑफ पीपल ऑफ हिली एरियाज, जो हिली एरियाज के पीपल हैं उनके जो चिक्स जो होंगे वो रोजी होंगे बेसिकली। ठीक है, अब रीजन क्या होता है कि वो रोजी चिक्स होते हैं, क्योंकि हिली एरियाज में हाइट एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो कम होता है तो बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ब्लड के अंदर आरबीसीज का नंबर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो होंगे वो उनके चिक्स जो होंगे वो रोजी हो जाते हैं बेसिकली। इसके अलावा टर्निंग ऑफ शूट, टुवर्ड लाइट बेसिकली, टुवर्ड्स लाइट। तो ये तो सब कैसी हैं, शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस, कुछ टाइम के लिए, परमानेंट नहीं है। ठीक है, वो चेंज हो सकती है। किसी इंडिविजुअल्स को मैं ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन भेज देता हूँ तो उसका स्किन जो होगा वो डार्केस्ट होता चला जाएगा। उसी इंडिविजुअल को कोल्डर रीजन में भेज देता हूँ तो उसका कलर का जो है थोड़ा फेयर होता चला जाएगा बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही शूट जो होता है, फ्लावर्स जो है वो, या शूट जो होता है वो लाइट की तरफ मूव करता रहेगा, जिधर जिधर लाइट जाएगा, जैसे सनफ्लावर के केस में देखते हैं तो सनफ्लावर जो है ना वो लाइट की तरफ ही मूव करता जाएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा। जबकि दूसरे हैं लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन या परमानेंट अडेप्टेशन, और इसको लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन, लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। ठीक है, तो ये तो टेम्पररी होंगी और ये क्या होंगी, परमानेंट होंगी। तो लॉन्ग टर्म जो अडेप्टेशंस है, उन लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस के अंदर डेवलपमेंट ऑफ वीक हो गया, क्लॉज हो गया, फीदर्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा हील का डेवलपमेंट हो गया, थंब का डेवलपमेंट हो गया, चिन का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो ये परमानेंट चेंजेस है। ऐसे कैनाइंस जो थे वो कैनाइंस जो है रिड्यूस होता चला गया बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ वीक, डेवलपमेंट ऑफ वीक, क्लॉज, फीदर्स, डेवलपमेंट ऑफ हिल, उनका डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ चिन,
चिन होगी, जैसे चिन होगी, ठीक है। तो ये जो अडेप्टेशन है उन सारे अडेप्टेशन को बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। ऐसे थंब का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, वो उसको भी हम लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ थंब और थंब, ठीक है। तो दिस वाज द अडेप्टेशन। ध्यान रखना अडेप्टेशन होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है। तो अडेप्टेशन जो होगा ये भी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। दूसरा है नेक्स्ट क्लास कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज द डेथ। डेथ क्या होता है, डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ। This is the end of life, shown by living, ठीक है। लिविंग इंडिविजुअल होंगे वो भी डेथ शो करेंगे बेसिकली। दूसरे अभी डेथ जो है वो दो टाइप का है, एक तो है क्लिनिकल डेथ और एक है बायोलॉजिकल डेथ, दैट इज क्लिनिकल डेथ, दूसरा बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ तो क्लिनिकल जो डेथ है, क्लिनिकल का डेथ का मतलब है स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, ठीक है। जबकि बायोलॉजिकल डेथ इट इज द डेथ ऑफ ऑल टिश्यूज ऑफ बॉडी बेसिकली, ठीक है। तो दिस ऑल वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि डिफरेंशिएट करवाएगा लिविंग से नॉन लिविंग को भी, ठीक है। थैंक यू।